मोरबी गुजरात का जो हादसा है वो दिल दहला देने वाला है, मगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम चल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम को कर रहे हैं, रोज रोज जाएंगे वे गुजरात, मगर गुजरात तो जाओ आप, मगर आप जो जो कर रहे हो उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता भी चल रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मोरबी के पुल में जिस तरह का काम हुआ, अब टीवी वाले भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जंग लगे हुए केबल्स थे। उसमें जो उन्होंने नए प्लेटफॉर्म बना दिया था, मतलब जो नीचे जो चीज़ लगा दी थी, वो सारा का सारा इतना भारी था कि जो पुराना केबल था जिसको बदला नहीं गया था वो उस भार को नहीं ले गया। तो वो जो उन्होंने सारी प्लेटें लगाई थी उसका भार वो नहीं ले पाया केबल, और वो पूरी की तरह से टूट गया। इस सस्पेंशन ब्रिज के साथ जो कुछ हुआ उसमें बहुत सारे तथ्य जो अब सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया है उस पर आवाज़ें उठ रही हैं, मगर आप जानते हैं कि हमारी मीडिया किस तरह की है। मीडिया के बारे में अवश्य बताऊंगी। अभी आपको बता दूं कि जब ये मैटर, क्योंकि इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये जो 9 लोगों को की गिरफ्तारी हुई है वो आखिर कौन है? मतलब छोटे मोटे कोई मैनेजर है, कोई छोटा मोटा काम करने वाला, मगर ओरिवा कंपनी का जो मालिक है वो आज तक इनकी गिरफ्त से दूर है। आखिर क्यों? क्योंकि वो रिश्ता है भाजपा का उनके साथ। मैंने सुना किसी टीवी चैनल पर भाजपा की एक प्रवक्ता के बारे में कि ओरिवा कंपनी को पहले भी 2007 में दिया गया था ये कार्य, इसके मेंटेनेंस का, मोरबी के ब्रिज का, और अब की बार फिर से दिया। तो उस मूर्ख महिला है, महिला स्पोक्स पर्सन इनकी, उस मूर्ख महिला स्पोक्स पर्सन को ये ज़रूर बताना चाहिए कि 2007 में आपने उसी कंपनी को दिया, उसके पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने उनको एक्सपीरियंस दिया, उसके बाद आपने चेक नहीं किया, ना तो कोई एनओसी दी नगर निगम ने, मगर उसको खोल दिया गया। अगर रिपेयर वर्क हो रहा है तो उसको आप चेक भी नहीं करेंगे कि वो कितना बोझ ले सकता है, मगर आपने उसे खोल दिया क्योंकि आपको पैसे कमाने की होड़ लगी रहती है। मगर ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके रिश्ते हैं आपसे, जैसे ओरिवा कंपनी का मालिक जो आज भी गिरफ्त से है दूर, उसको आपने कुछ नहीं किया। ओरिवा कंपनी को 15 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ओरिवा के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है जयसुख भाई पटेल, जिसने ये बात कही थी कि ये अब ब्रिज जो है ये रेनोवेट हो गया है और कम से कम 8 से 10 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बिना परमिशन के ये कैसे खोल दिया गया, इतने टिकट्स कैसे बेच दिए गए? और ओरिवा कंपनी का जो फार्म हाउस है अहमदाबाद में, उस पर ताला लगा हुआ है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है। जिस दिन ये ब्रिज खुला था, यानी कि 26 अक्टूबर 2022 को, उस दिन जयसुख भाई पटेल को उसके परिवार के साथ वहाँ पर देखा गया था। इस व्यक्ति ने मोरबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अजंता वॉचेस बनाती है, ई बाइक्स बनाती है, और वो रैकेट बनाती है जिससे मच्छर मारे जाते हैं। तो इनको 15 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो शेड्यूल से 7 महीने पहले खोल दिया गया था। और एक और बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि मोरबी के जो म्यूनिसिपैलिटी हैं उन्होंने ओरिवा को ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी टेंडर के दिया था। इसका मतलब ही है कि अगर टेंडर के बिना दिया गया था तो किसके कहने पे दिया गया था? कितनी पहुंच थी जयसुख भाई पटेल की, ये क्या बताने की ज़रूरत नहीं है वहाँ के नगर निकाय को, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को? इस ब्रिज का चेक करा जाना चाहिए था कि भाई ये ठीक ठाक है या नहीं, मगर क्योंकि अक्टूबर 26 को गुजराती नव वर्ष होता है, इसलिए इसको ज़बरदस्ती किसी ने ऑर्डर दिया खोल दो, और ये खोल दिया गया सिर्फ इसलिए कि बहुत भीड़ आएगी, क्योंकि गुजराती नव वर्ष के दिन लोग घूमने के लिए निकलेंगे और इनके बहुत सारे टिकट बिकेंगे। मतलब पैसे कमाने की होड़ में ओरिवा कंपनी ने लोगों की जान दांव पे लगा दी, उनकी हत्या कर दी। ओरिवा कंपनी को मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था या टिकट भी देने का कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ में नहीं आया। आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं? इसलिए बेवकूफ़ बनाना बंद करे सरकार,
देख रही है जनता और समझ रही है सब, इसलिए अब कार्रवाई की मांग करनी होगी। अब मैं आपको बता दूं कि 4 ऐसे लोग, आपको पता है 9 लोगों को पकड़ा गया क्योंकि 141 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 45 तो बच्चे ही बताए जा रहे हैं। हो सकता है ये नंबर और भी आए। जो उसकी फ्लोरिंग थी ब्रिज की, उसको रिपेयर किया गया, केबल को जो है नहीं बदला गया, और क्योंकि वो जो फ्लोरिंग थी वो भार नहीं ले सकी और वो इतना भारी था कि जो केबल है वो भार नहीं ले सका और वो पूरा का पूरा टूट गया। ये फोरेंसिक की रिपोर्ट बताती है। और आज जब ये मामला मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में आया तो इन 9 लोगों में से 4 लोगों को पुलिस की कस्टडी में शनिवार तक भेज दिया गया है, जिसमें से 2 तो ओरिवा कंपनी के मैनेजर्स हैं और 2 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको ठीक किया। तो जो कॉन्ट्रैक्टर देता है सब कॉन्ट्रैक्टर को और जो उस कंपनी का मालिक है उसको इस वक्त जो है भाजपा की सरकार और खास करके भूपेंद्र पाटिल बचा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मांग करनी होगी कि भूपेंद्र पाटिल इस्तीफा दे या भूपेंद्र पाटिल को बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके कारण से इतने लोगों की जान गई है। ये मुख्यमंत्री है, केवल चाटुकारिता करेगा, पीछे पीछे भागेगा, प्रधानमंत्री की गाड़ी के कि किसी तरह से मैं उस गाड़ी के अंदर बैठ जाऊं और उसको वहां पे जगह नहीं मिलेगी। ऐसी चरण चाटुकारिता करने वाले ये भाजपाई, और उधर प्रधानमंत्री कपड़े बदल बदल के कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी को कोई शर्म नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आप लोग जिए आप लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 लोग, जो 2 मैनेजर्स हैं आपके ओरिवा ग्रुप के और जो 2 सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने उस ब्रिज को ठीक किया, उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और जो सीजेएम है एमजे खान, उन्होंने 5 जो बाकी गिरफ्तार लोग हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड है, जो टिकट बुकिंग करने वाले क्लर्क हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, क्योंकि पुलिस ने उनकी कस्टडी ही नहीं मांगी, तो इसलिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इनको 304 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया गया है कि इन्होंने मतलब लोगों की हत्या हुई, लेकिन इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है और पुलिस कस्टडी में अब गए हैं, उनका नाम है, दोनों का नाम है दीपक पारेख और दिनेश दवे, जो ओरिवा के मैनेजर हैं। उसके अलावा जो रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रकाश परमार और देवांग परमार है, जिसको भी, इन दोनों को भी ओरिवा ग्रुप ने ही तो हायर किया था, लेकिन जो असली मालिक है वो कहाँ है ये नहीं पता। अब सुनिए इस चीज में क्या हुआ कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यानी कि सरकारी वकील, उसका क्या कहना था। उसने कहा कि जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से उसमें ये बताया गया कि जो मेन केबल था ब्रिज का वो इसलिए टूटा क्योंकि जो फ्लोरिंग का वेट था वो उसको नहीं ले पाया। अब तमाम तस्वीरें आ रही हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि ये इसलिए टूटा क्योंकि वहां पे न केवल इतने लोगों को टिकट दे दिया गया था जितने लोग वहां पे नहीं होने चाहिए, उसमें एनओसी नहीं लिया गया था नगर निगम से, और नगर निकाय जो है वो अपना हाथ धो के बैठा हुआ है कि हमें तो पता ही नहीं। तो आप लोग सो रहे हैं, आपको पता नहीं है कि एक ब्रिज इतना बड़ा है जहाँ पे इतने लोग आते हैं त्योहार मनाने के लिए, जो गए आज वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो हॉस्पिटल में जरूर गए, उस हॉस्पिटल पे अभी आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील है, उसने माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने ये कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं इस काम के लिए वो सक्षम नहीं थे, फिर भी इनको 2007 में भी इस रिपेयर को करने के लिए दिया गया था और 2022 में। इसलिए जो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, ये साफ बता रहा है कि इसमें बहुत बड़ा जो एक घोटाला हुआ है कि आप अपने जानने वालों को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जानने वालों को, क्योंकि अब सुनिए आप ध्यान से, आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री गए थे गुजरात
2 दिन से घूम रहे हैं गुजरात में, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, कपड़े बदल बदल के कर रहे हैं। कैसा प्रधानमंत्री देश का, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके राज्य में लोगों की मृत्यु हुई है। इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके बारे में हम लोगों ने अपने जीवन काल में नहीं सुना, और हुए होंगे अगर ऐसे हादसे बहुत पहले तो उसके बारे में भी नहीं सुना। 100 साल पुराना पुल और मृत्यु इतने सारे लोगों की, मगर प्रधानमंत्री को क्या कोई फर्क पड़ता है? उनको केवल अपने फोटोज की फर्क पड़ता है। अब मैं आपको ये फोटो दिखा रही हूँ, इस व्यक्ति को आप ठीक प्रकार से देखिए। ये व्यक्ति इस बेड पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, नंबर को ठीक से देखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मैं अब दिखा रही हूँ ये व्यक्ति इस बेड पर पड़ा हुआ है, और इस बेड के नंबर को यदि आप ठीक प्रकार से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा नंबर भी। लेकिन पहले देखिए 31 अक्टूबर को इस व्यक्ति को कितनी चोट लगी हुई थी, उसके बाद 1 नवंबर को इसको कितनी चोट लगी। इसका घाव भी बड़ा हो गया, पहले घाव कम था बाद में घाव बड़ा हो गया। ऐसा होता है क्या? मतलब बाद में ऐसा बना दिया कि फ्रैक्चर हुआ। अब देखिए भाजपा की सरकार कितनी षड्यंत्रकारी है, इन्हें शर्म नहीं आती। आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री ने वहां जाना था तो कैसा एकदम वाइट वॉश, पेंटिंग, सब कुछ किया जा रहा था इस अस्पताल में, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना था। उसके पहले प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम निरस्त नहीं किए। पहले प्रधानमंत्री गए एक पुलिस वालों का कार्यक्रम जो एकता नगर में हुआ, जहां एकता की बात करी मगर अनेकता की बात नहीं करी। अनेकता में एकता वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश है, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं करी। मगर उसके बाद ये एक दूसरे कार्यक्रम में गए जहां इन्होंने ट्रेन को झंडी दिखाई और अपनी फोटो कैमरामैन और अपने बीच एक व्यक्ति को आते हुए देखकर उन्होंने कहा हट, तो ये दिखाई नहीं देता कि कहाँ से आ गया तू यहाँ। वह व्यक्ति फट से हट गया, उनके पीछे आके खड़ा हो गया, कौन था पता नहीं। मगर उसके बाद देखिए कि उनको समय मिला मोरबी जाने के लिए, तो वहाँ पे जो सिविल अस्पताल है उनका प्रोग्राम था कि वो वहाँ जाएंगे। अब जब वो वहाँ पर जाना था, उन्होंने वहाँ पहुँचे वो, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर एक रात पहले पूरी रात में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे अस्पतालों की क्या हालत है, ये गुजरात मॉडल है, तो गुजरात के इस अस्पताल में टाइल्स लगानी शुरू करी गई और एक वाटर कूलर का भी इंसिडेंट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंकित त्यागी नामक एक रिपोर्टर जो एनडीटीवी के हैं, उनकी एक रिपोर्ट। वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दिखाया कि ना सिर्फ वहाँ पे रंग रोगन, टाइलिंग ये सब हुआ, मगर एक जो वाटर कूलर है वो भी वहाँ पे लगाया गया जिसको कनेक्ट तक नहीं किया गया था, जिसमें पानी नहीं आ रहा था। जब उनकी रिपोर्ट वायरल हुई सोशल मीडिया पर और उनके चैनल पर, तो उसके बाद उसका कनेक्शन भी लगा, उसमें पानी भी आने लगा। और फिर जब वो दोबारा उसको दिखाने के लिए गए तो उनको वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वाले हैं उनको एनडीटीवी की टीम को बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सभी ने ये खबर देखी कि किस तरीके से अस्पताल को चमकाया जा रहा था, अस्पताल में काम किया जा रहा था। कल रात को 11 बजे, 11:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे सामने ये स्लैब बनाई जा रही थी और इस स्लैब को तैयार करके इसके ऊपर ये वाटर कूलर रखा गया, जो मैं कल रात को जब आया था तो अपने डब्बे से बाहर निकल के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था उसको लगाने में। लोग कहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री के आने के बहाने ही सही, कम से कम इस अस्पताल में नया वाटर कूलर तो आया, लोगों के लिए नई सुविधाएं तो बनी। लेकिन कैसी सुविधाएं बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछले जब यहाँ पर पहुँचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में पानी ही नहीं है। इसे कल रखा गया है, दबाते रहिए, इंतज़ार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और उसका कारण ये है कि इस वाटर कूलर को एक शोपीस की तरह बस यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है, ठंडा होता है और लोग वहाँ से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले कि भूल गए कि इसका कनेक्शन भी करना होगा। इस वायर में ये इसका इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको, अभी तक इसकी सील नहीं खुली है इस इलेक्ट्रिक वायर की, वैसे का वैसा बना रखा है। और ये कनेक्शन जो था वो यहाँ होना था,
यहाँ पर उसका कनेक्शन करा नहीं गया, पानी उससे चालू नहीं करा गया, तो ये शोपीस बनाकर ऐसे 8 वाटर कूलर रखे गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि वीवीआईपी के आने से पहले किस तरीके की तैयारियां होती हैं और कितनी सुविधाएं आम दिनों में मोरबी के सिविल अस्पताल में होती हैं। उसके बाद देखिए कि कमाल है इनका कि प्रधानमंत्री वहां पर जब आए तो क्या हुआ। एक पेशेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया, दोबारा देखिए, 31 अक्टूबर को इसको कितनी चोट लगी है और 1 नवंबर को इसको चोट कितनी लग जाती है। और 31 अक्टूबर को ठीक से नोटिस करिए कि ये दूसरे कोने से दूसरे बेड पर बैठा हुआ है और 1 नवंबर को ये दूसरे वाले बेड पर पहुंच गया। और उसके बाद अगर आप ठीक से देखेंगे तो किस तरीके से ये व्यक्ति जो है आपको दिखेगा, फिर से कोने वाली बेड पर, वहाँ पे सब चद्दर वद्दर बदल दी गई है। और आप जो देख रहे हैं वो एक क्लिप है चित्रा त्रिपाठी, इनके बारे में भी बताऊंगी, जो एबीपी में आ गई हैं, पहले आज तक पे थी। मतलब कमाल। नंबर देखिए 125 पर ये बैठे हुए हैं और इसके पहले अगर आप देखते नंबर तो आपको दिखेगा 126 नंबर दिखा रही हूँ जो इनके बगल में। अब इसको देखिए, ये 126 नंबर में आ गया, ये पहले नहीं था, अब ये 126 में आ गया। मगर अब देखिए ये दोबारा से 126 पे बैठा है जब प्रधानमंत्री आए। ऊपर तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है पेडियाट्रिक वार्ड है, बच्चों का वार्ड है। मगर देखा आपने रंग रोगन कितना बढ़िया हो रखा है। और ये आप ये सलाइन चढ़ रहा है या क्या चढ़ रहा है ये तो यही लोग जानते हैं। मगर ये देख लीजिए कि इन्होंने आदमी भी तैयार करके वहां पर बैठा दिया है। तो मतलब भाई इनका तो अगर बस चले तो ये तो मुर्दों को भी नहला धुलाकर अपने साहब को दिखाने के लिए तैयार कर दे। मगर कितने दुख की बात है कि आपको जो मैंने तस्वीरें दिखाई हैं उससे पता चलता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब इंडिया टुडे ने एक तस्वीर दिखाई और ये वीडियो मुझे उन्हीं के जो जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने एक ट्वीट किया अमित मालविया को ये टैग करते हुए कि हमें मत बताओ, हम में से कुछ लोग अलग हैं, हमारे को चुप नहीं करा सकते। और ओरीवा का जो स्पॉन्सर बोर्ड था, मतलब वो स्पॉन्सर कर रहे थे कार्यक्रम को, तभी उनका बोर्ड आएगा। उस ओरीवा के बोर्ड को आप देखिए कि कैसे ढका जा रहा है। ठीक प्रकार से देखिए इसको। बोलो भाई, कंपनी का नाम ढका जा रहा है। पाले नहीं साथ में सकता तुम लोग। You know what I'm saying here, since the Prime Minister is expected to arrive any moment here, Oreva's name is being covered here by, there I see some soldiers from the Indian Army. These are 40 officials from the administration. They're covering up this company's name. You see these clear images. It was, now the name is being covered by this piece of cloth, and that's exactly the place where Prime Minister is expected to arrive any moment to take stock of the situation and also see the search operation. There I can see the security personnel, the security apparatus, and also Oreva's name is being covered. These are the live images. As far as this politics is concerned, you know, it is again subjective whether you call it fortunate or the unfortunate, but whenever you take it, any incident that happens in any state, or opposition always questions the party in power, and that has been the tradition, and that's exactly where the accountability also been answered. If you see any other state where BJP is opposition, अच्छी तरह से अगर आपने देख ली हो ये जगह, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ एक और तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री इसी जगह पर आपको खड़े हुए दिखेंगे। देखिए जरा। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे ओरीवा का बोर्ड था जिसको ढका गया है। यानी कि ओरीवा से कुछ तो रिश्ता होगा जो इस तरह से छुपाने की बाद में कोशिश करी गई, मगर ये सब कुछ दिख गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ पत्रकारिता क्या होती है आज के समय पर। मतलब निर्लज्जता
की अति वाली पत्रकार कौन? जी हाँ, वही एबीपी न्यूज वाली चित्रा त्रिपाठी। निर्लजता की अति करती हुई एक महिला से वो पूछ रही थी कि आपसे प्रधानमंत्री मिले तो आपको क्या उम्मीद है सरकार से, कि सरकार क्या करेगी। महिला क्या कहती है आप ये सुनिए। वो कहती है कि भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मगर चित्रा त्रिपाठी अब फंसी हैं क्योंकि लाइव चल रहा है, बहुत सारे चैनल उस महिला के चारों तरफ है, तो वो हट जाती है वहां से और हट कर फिर कहती है दरअसल प्रधानमंत्री आए थे मगर उनके पास इतना समय नहीं था कि इनसे बातचीत कर सके। महिला क्या बोल रही है और चित्रा त्रिपाठी क्या बोल रही है, ठीक से देखिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कैसे हो, और क्या पूछा सबका? कहाँ लगा और अच्छा हो जाएगा बस, और कुछ। कितने देर तक प्रधानमंत्री ने और क्या सा आश्वासन दिया? आपने अपनी बात रखी उनसे? 2 मिनट तक ही खड़े रहे थे, ज्यादा नहीं खड़े रहे, वो चले गए थे। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि हालचाल कैसा है आपका, और 2 मिनट तक यहाँ पर खड़े रहे, फिर दूसरे कमरे में? हाँ, फिर दूसरे आप कमरे। किस तरह की उम्मीद कर रही हैं प्रधानमंत्री से? वो आपको देख कर गए हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, हम आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं, जिस लोगों की डेथ हो गई है उनको हम कुछ सहाय कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं पूछा, बस आए और इतना पूछा कैसे हो, कहाँ लगा, अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आपका हालचाल लिया, फिर वो दूसरे कमरे में? हाँ, दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? यहाँ की सरकार से, केंद्र सरकार से किस तरह से आप लोगों की मदद की जाए? कुछ उनकी अपेक्षा ही नहीं रखी जाती, क्योंकि 5 साल पहले मेरी सासू ये जैसे जीबी में करंट आ गया ना, तो उसमें उनकी डेथ हो गई थी। हमने जीबी वालों को कितनी सारे कंप्लेंट की कि आपके ये बिजली वाला थांबला है ना, उसमें करंट आ रहा है, तो उन लोगों ने किसी ने भी कुछ किया नहीं, और मेरी सासू की उसमें डेथ हो गई। तो उसने सामने आके उन्होंने बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे, हमसे जितने होगा वो। अभी तक मेरी शादी के 6 साल हो गए। अच्छा, अभी की बात बताएं। आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये सविता बेन है, इनका ये कहना है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके पास खड़े थे, और इनका ये कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री उनकी तबीयत खराब है तो यकीनन वो ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की, और फिर उनका हालचाल लेकर वो दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में जरा चलते हैं और जानते हैं कि वहां। तो मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल जो है ये इकलौता मॉडल नहीं है गुजरात का। गुजरात के ऐसे कई सीन्स आपको दिखा सकती हूँ। एक और पत्रकार को देखिए, जब प्रधानमंत्री ने बहुत ही बेशर्मी वाली बात कही थी, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतनी निर्लज्जता दिखाई थी कि उन्होंने बंगाल में चुनाव के पहले एक जो फ्लाईओवर था उसके गिरने से कई लोगों की मौतें होने पर बहुत ही गंदी भाषा में गंदी बातें करते हुए कहा था कि ये संदेश था, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड था। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुजरात में ये एक्ट ऑफ फ्रॉड हो रहा है और भूपेंद्र पाटिल को हटाने की जिम्मेदारी अब इनकी है। देखिए कि उन्होंने कहा क्या था उस समय। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो आपने सुना कितनी निर्लज्जता से ये बात कोई कह सकता है। मगर उसके बाद अब देखिए कि किस तरह से आंसू बहाने का ये स्वांग रच रहे हैं। क्या है ये स्वांग? नहीं तो क्या है ये स्वांग? इसलिए है क्योंकि इसके बावजूद ये अपने सारे कार्यक्रम करते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है कि भाई जो कुछ देना है आपके गुजरात को दे दो, क्योंकि हमें अपने इलेक्शन के डेट डिक्लेयर करने हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो उनको जो जो बांट सकते हैं वो उसको बांटने में लगे हैं। इंतजार कर रही है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्षता से तो कार्य कर नहीं सकती। मगर प्रधानमंत्री को देखिए, अपने कपड़े बदल बदल के इन्होंने कार्य किया। अब उसके बाद वो रोए भी, मगर जब इसी पर सवाल उठाया गया विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से, जो एक सन्यासी की तरह है, जो आज भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि वो भारत की विविधता, भारत की अनेकता में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? I don't want to politicize this incident.
People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ, उन्होंने कहा मैं इसमें राजनीति नहीं करने वाला। मतलब मोदी जी के जो भक्त हैं वो कहेंगे भाई उन्होंने कहा तो आप इस विषय को क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये बात सबके सामने आनी चाहिए। और अगर तुम में कुछ गैरत बची है अंधभक्तों, तो कुछ तो शर्म करो, आंखें झुका लो, आवाज नीची कर कर बात करो, क्योंकि तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अगर गलत बात किसने करी थी तो वो तुम्हारा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री नहीं, वो भाजपा का प्रधानमंत्री है। वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो केवल भाजपाइयों का प्रधानमंत्री है। इस देश में सत्ता मिली होगी मगर प्रधानमंत्री किसी का नहीं बन पाया वो। और जो मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा वो बताता है कि उनके लिए लोगों की जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। अपने नेता से पूछो अंधभक्तों कि उन्हें शर्म नहीं आती कि अभी भी कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ ओरिवा का बोर्ड लग रहा है, जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे झूठे फर्जी पेशेंट दिख रहे हैं। शर्म नहीं आती? मरीज भी फर्जी बना रखी है। लेकिन अगर वो कहीं नहीं गए हैं तो उन लोगों के घरों में नहीं गए हैं, उन लोगों के घरों में नहीं गए हैं जो एक समुदाय से आते हैं, वो उन लोगों के घरों में नहीं गए हैं जिनके घर में उनका कोई परिजन उनसे दूर हो गया। मगर अब आ जाते हैं वापस इनके बारे में। एक और पत्रकार है भाई जो जेल भी गया था, स्टिंग करते हुए पकड़ा गया था, करोड़ों रुपए मांग रहा था। उसका नाम सुधीर चौधरी है, जेल गया था, तिहाड़ी है। तो तिहाड़ी चौधरी को देखो जरा आप, और ये क्या करता है। जब इसने बात करी थी पहले उस ब्रिज के बारे में जो बंगाल में गिरा, तो उसने सरकार को जिम्मेदार बताया। अब बेशरम, निर्लज्ज, कितना गंदा ये आदमी है जिसने अब उन लोगों को दोषी बता दिया जिन लोगों की मृत्यु हुई। ये इतना बेशरम और घटिया आदमी है। और इसके जैसे व्यक्ति को अगर जी न्यूज़ से हटाकर इंडिया टुडे ग्रुप ने लिया है तो इंडिया टुडे ग्रुप को अपने अंदर झांकना चाहिए। किस ओर जा रहे हैं ये चैनल ही शायद कुछ समय में देखने के लायक नहीं रहेंगे। कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं, तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और अगर ब्रिज हिलाने से, कुछ लोगों के ब्रिज को हिलाने से वो ब्रिज गिर जाता है तो भाजपा की सरकार में होता है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, उत्तराखंड में तमाम ऐसे ब्रिज है जो लोग हिलाते भी हैं और बड़ी बड़ी मुश्किल होती है, वो दुविधा वाले भी होते हैं और कई बार डर भी लगता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन ये ब्रिज जो रेनोवेट हुआ, उसे अगर धक्का मारा और वो टूट गया तो भाई इसमें नई बात क्या है। अगर कोई गाय टकरा जाती है इनकी वंदे भारत ट्रेन से तो उसका क्या हालत होती है उसकी, आपने नहीं देखा। अगर आप नारियल को लेकर फोड़ेंगे ज़मीन पर तो यहाँ तो ज़मीन भी टूट जाती है, आपने देखा नहीं है। अरे ये तो चले थे देश में इस शहर को वो वाला यूरोप का शहर बनाने के लिए, इस शहर को टोक्यो का वो वाला शहर बनाने के लिए, मगर पानी ही पानी जब हो जाता है गुजरात में तो पूरा का पूरा गुजरात ऐसा दिखता है जिसमें गाड़ियाँ जो हैं वो बहती हुई नज़र आती हैं।
उसके अंदर क्या है पता नहीं चलता, ऊपर का हिस्सा दिखता है। पुलिस वाले वो जो लाइफ बोट होते हैं उस पर, उसमें हाँ बोट तैराकी नहीं करते, वो बोट लेकर जाते हैं, सेलिंग करते हैं और फिर जाके लोगों को बचा कर लाते हैं। तो ये होता है गुजरात का मॉडल। अब देखिए कि जो ओरिवा कंपनी है, अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अब उसके बारे में अगर आप बात करें तो ये समझ में नहीं आता कि एक कंपनी जो ई बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स बनाती थी या वो वाले रैकेट बनाती थी जिससे आपके जो कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह वो मारे जाते हैं, या दीवार की अजंता घड़ियाँ बनाती है, उसको आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब देखिए कि किस तरीके से ये सारा का सारा जब होता है, ये ब्रिज के बारे में एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो उस ब्रिज की देखभाल करती है। मगर जब हम ब्रिज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें सोचने वाली भी हो जाती है कि 3 दिन के बाद 1 दिन का राजकीय शोक मनाया गया। मगर अगर मैं ये देखूं कि अगर कंपैरिजन करूं, अभी कुछ दिन पहले सियोल, साउथ कोरिया के कैपिटल में किस तरीके से एक हादसा हुआ जहां गलियों के अंदर लोग दौड़ रहे थे और वहां पर 151 लोगों की मृत्यु हो गई। तब वहां पे भी लोकतंत्र है। वहां के जो राष्ट्रपति है यून सुक योल, उन्होंने 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है वो हाफ मास्ट पर रहेंगे। और उन्होंने टेलीविज़न पर आकर बताया कि जितने परिवार थे उनको सांत्वना दी, उनको बताया कि जो उनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके लिए वो सारी के सारी उनके क्रिमेशन के लिए, अंतिम संस्कार की तैयारी वो सरकार करेगी, और जिनको चोट लगी है उनके लिए जो कुछ सरकार कर सकती है उनके इलाज के लिए वो सब कुछ वो करेंगे। लेकिन अब देखिए 145 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और भारत में, मोरबी में, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकता दिवस मना रहे थे। किस तरह की एकता है? एक परेड में हिस्सा ले रहे थे। पटेल ऐसी स्थिति में क्या करते आप मुझे बताइए। और वो दुख व्यक्त कर रहे थे कि उन्हें बड़ा दुख है, आंसू बहा रहे हैं, फिर जाके कपड़े बदल के एक दूसरा कार्यक्रम करा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि वो पूरा दिन अपना कार्यक्रमों करते रहे और बताते रहे ये मेरी ड्यूटी है। नहीं, आपकी ड्यूटी नहीं थी ये आपकी ड्यूटी नहीं थी। कोई और भी जा सकता था उस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करने के लिए, आपकी जगह कोई और भी जा सकता था उस पुलिस वालों के कार्यक्रम में, मगर आपको जाना है क्योंकि आपको तो तस्वीर खिंचानी है, प्रचार प्रसार करना है और आपके कैमरे और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। ये है कारण। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मगर आपने जो इतनी सारी ये बातें देखी और सुनी है, आप बताइए कि आखिर हमने कैसी सरकार चुनी है? क्या ऐसा नहीं लगता कि अब की बार सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार? ये कैसी सरकार है जो सरकार कहती थी अब की बार कोई भ्रष्टाचार नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। ये कहते थे अब की बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, मगर सच्चाई है कि अब की बार केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि गुजरात के लोग जब तक अपने आप को धर्म के, समुदाय के नाम पर बांटते रहेंगे और वोट करते रहेंगे, तब तक यही स्थिति रहेगी। कई मोरबी के पुल हो सकते हैं, आंखें खोलिए, क्योंकि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। अब इनका अहंकार इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप बार बार इनको जब चुनते हैं तो इनका अहंकार बढ़ता चला जाता है। और इसी अहंकार में आज प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति की तरफ नहीं देखा। भाषण देने से प्रधानमंत्री काफ़ी नहीं होता। घर क्यों नहीं गए उन लोगों के जिनके साथ ये हादसे हुए? जो अस्पतालों में हैं उनके यहाँ आप नहीं पहुँचे हैं सबके यहाँ। आप सिर्फ गिने चुने लोगों के पास गए हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड, सिखाई हुई बातें कही हैं। जिनको नहीं सिखाया गया वो हैं
जिन्होंने चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को जो बात कही वो आपके सामने है, और चित्रा त्रिपाठी उसमें रंग रोगन करने की कोशिश करती रही निर्लज्जता के साथ। ये महिला पत्रकार महिलाओं के नाम पर कलंक है, परंतु अब ज़रूरत है कि आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ उठेगी तभी हमारी इन बहनों भाइयों इन बच्चों को न्याय मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री इनको न्याय नहीं दिलवाने वाला, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री चाहता तो अब तक ओरिवा कंपनी के असली गुनहगार जो हैं वो गिरफ्त में होते। उनको बचा रही है सरकार, और तब तक बचाएगी जब तक आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी। आपकी आवाज़ बुलंद होगी तो ये मजबूर हो जाएंगे और उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा दिलवानी पड़ेगी। आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, आपको पता नहीं है कि आपके पास कितनी शक्ति है। मैं वोट की शक्ति एक है, मगर जब कुछ गलत होता है तो आपकी आवाज़ की शक्ति अलग है। अपनी आवाज़ को उठाएंगे, अगर सबको जागरूक करेंगे और लोगों के साथ खड़े होंगे, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, तो उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनके साथ नहीं खड़ी है ये सरकार। नहीं खड़ा है वो व्यक्ति जिसे मिला है प्रचंड बहुमत, मगर उसके अंदर है केवल प्रचंड अहंकार, क्योंकि उसने सोच ही रखा था कि बस एक बार किसी तरह से इस पद पर आ जाऊं, उसके बाद तो मैं वो करूंगा जो जी में आएगा मेरे, चाहे लोगों को मंजूर हो या ना हो। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग आगे और तंत्र यानी कि सरकार पीछे होती है, क्योंकि लोगों की होती है सरकार। प्रजातंत्र यानी कि प्रजा आगे और तंत्र पीछे, जनतंत्र यानी कि जन आगे और तंत्र पीछे। अपनी शक्ति को पहचानिए, आवाज़ बुलंद करिए और मांगिए न्याय। कहिए सरकार से कि ओरिवा के जो गुनहगार हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनको अरेस्ट कब करोगे? कितने पैसे मिले हैं इस सरकार को उन लोगों से? हमें नहीं है मतलब। खा गए ना वो पैसे भ्रष्टाचारियों। भूपेंद्र पाटिल को हटाई ये सरकार, जिसके रहते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया। संवेदनहीन है ये सरकार, संवेदनहीन है देश के प्रधानमंत्री, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, किसके बच्चों की हो गई मृत्यु। सोच के देखिए, अगर एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसको परिवार का दर्द हो, जो परिवार को समझता हो, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, मगर बच्चों के दर्द को समझता हो, परिवार के दर्द को समझता हो, भाभी को जानता हो, चाचा को जानता हो, भाई को पहचानता हो, वो कपड़े बदल बदल कर नहीं, अपना सब कुछ छोड़कर जूझेगा आपको न्याय दिलवाने के लिए। और वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं है।